आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के नाम पर, तो कभी दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों का इस्तेहसाल हुआ। इन इल्जामात के पीछे की सियासत कौम की तरक्की की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ कि अपनी दिफा के लिए मुसलमान हर शोबे में पिछड़ता चला गया और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा तालीम पर। और जब तालीम मुतासिर हुई तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के हालात तो दलितों से बदतर हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है। इससे जाहिर होता है कि सियासत में उलझी कौम एक बार फिर से तालीम की तरफ राग़िब हो रही है। और आज जब आला तालीम में तरक्की की शरह सामने आई है तो ऐसे में सर सैयद भी याद बड़ी शिद्दत से आई है। सर सैयद यही चाहते थे, सर सैयद की तहरीक यही चाहती थी। उनका मकसद सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद जिहालत के दलदल में फंसी कौम को इल्म के जरिए एक बावकार जिंदगी जीने का मौका देना था। लिहाजा सर सैयद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दौरे हाजिर में आला तालीम में बढ़ती शरह में इजाफा करने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम करना होगा, जोश से नहीं होश से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तालीमी तरक्की ही सियासत और मईशत पर हुकूमत करने का हुनर सिखाएगी। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मुहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाओ में ताजे सरदारा। हाल ही में आए ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़े मुसलमानों के लिए तपती धूप में छांव की तरह हैं। खासतौर पर आला तालीम के लिहाज से इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में मुसलमानों ने आला तालीम में छलांग लगाई है और इसमें ओवरऑल 37% का इजाफा हुआ है। वहीं लड़कियों ने यहां बाजी मारी है और उनकी आला तालीम के एनरोलमेंट में 45% का इजाफा हुआ है। साल 2011-12 में जहां ये 12 मिलियन था, तो वहीं साल 2016-17 में ये बढ़कर लगभग 17 मिलियन हो गया है। पिछले चंद सालों में तालीम हासिल करने में मुसलमान मर्दों की एनरोलमेंट की तादाद भी दुगनी हुई है। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के तालीमी ग्राफ में इजाफा हुआ है, चाहे धीमा ही सही, जिसे वक्त के हिसाब से और तेजी लाने की जरूरत है। 2001 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि मुसलमान सिर्फ 6.3% ही आला तालीम हासिल कर पाते हैं, जो कि दलितों के मुकाबले 2% कम है। यानी आला तालीम हासिल करने के मामले में मुसलमान पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, जो काफी फिक्र की बात थी। आला तालीम को लेकर हाल ही में आए आंकड़े थोड़ी राहत जरूर देते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श अब भी नहीं है। तालीम के मामले में अभी भी मुसलमान बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से अभी भी 42.7% मुसलमानों की आबादी अनपढ़ है। मुस्लिम मर्दों का लिटरेसी रेट जहां 48.1% है, तो वहीं खवातीन का 37.59% है। हालांकि मुसलमानों के तालीमी हालात मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ भी हैं और शुमाली और जुनूबी हिंदुस्तान में शहरों में काफी फर्क है। इन आंकड़ों को देखकर जहन में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि सियासी जमातें जितनी दिलचस्पी मुसलमानों के मजहबी और जज्बाती मसाइल में लेती हैं और उससे अपना सियासी मफाद हल करती हैं, अगर इसका कुछ फीसद भी उनके मुद्दों पर लगा दिया जाए तो शायद हालात इतने खराब न हो। लेकिन इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। देर पहले ही बहुत हो चुकी है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। मुसलमानों को अपना तज्जिया खुद करना होगा। इन तमाम नफरतों का, तमाम जुल्मों का अगर वाकई में मुसलमानों को जवाब देना है तो इसका वाहिद जवाब सिर्फ तालीम है। इसका वाहिद हल सिर्फ तालीम है। अब सोचना आपको है कि आप क्या चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो ये ताज़ा आंकड़े जाहिर सी बात है कि अच्छे हैं और हौसला अफजाई की जा सकती है कि हायर एजुकेशन में कम से कम जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, फीसद जो है वो बड़ा है, शरह जो है वो बड़ी हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एमएम अंसारी साहब मशहूर एजुकेशनिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्रेश हो रहे हैं। अंसारी साहब, मैं आपसे पहला सवाल पूछूं उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हनीफ साहब, उनका सवाल ले लेते हैं। हनीफ साहब बताइए, क्या है आपका सवाल? हनीफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, ऐसा है, अलीफ खान बहल बोल रहा हूँ, दलित मुस्लिम संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट है। जी जी, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से देश के अंदर हालात है, एक कौम के लिए हमेशा मुखालिफत करने का जिस प्रकार से वजीर आजम एक उनका एक समर्थन करता है जी। जैसे काफी ऐसे इशू आते हैं कि गाय के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, जिहाद के नाम पे हो, कौम के नाम पे हो, तो ऐसे में एक ये कौम बढ़ती चली गई और फिर भी इसके साथ में रोकने के लिए बड़ी ताकत का प्रयोग किया जा रहा है। और आज हालात ऐसे हैं, असुरक्षित करते महसूस होते हैं, क्योंकि वजीर आजम ने जब सत्ता में आने से पहले हजारे वादा किया था कि हम लोग किसानों के लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे, 2 करोड़ रोजगार सालाना में ये करेंगे, महिला के लिए ये करेंगे, मगर कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल हनीफ साहब, लेकिन अभी जो हम आज की जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो अच्छी रिपोर्ट है मुसलमानों के हवाले से कि जो आला तालीम है उसमें मुसलमानों का जो फीसद है वो बड़ा है। तो खुश हो लीजिए कुछ देर के लिए, और इससे कम से कम एक सीख है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तालीम किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से, किसी भी माहौल में हासिल कर सकते हैं। अंसारी साहब, क्या ये नहीं दिखाता है कि माहौल कितना भी आपके मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता? देखिए, हमें घर में पहली तालीम दी जाती है कि कुरान में ये कहा है कि अल्लाह ताला उसी कौम की मदद करता है जो खुद अपनी करती है। जी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस बात को समझती है, जानती है और अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो तमाम तरह के स्कूलों में भी भेजने की कोशिश करते हैं। जो बहुत गरीब गुरबा है वो मदरसों में भेजते हैं, या और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, और जिनके पास अपने वसाइल हैं वो जाहिर है कि प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो कहने का मतलब ये, इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो रिपोर्ट आई है उसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं उसी की बात करना चाहता हूँ, वो ये कि तमाम कोशिश तो होती है, हाँ, लेकिन ये कि एक गुर्बत एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये मसाइल हुए हैं। और उसके साथ में बाद में आपको बताऊंगा कि हमारे अगर देखा जाए मुस्लिम एजुकेशन को और रिलीजियस कम्युनिटी के साथ अगर जोड़ा जाए तो देखा यह जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ। पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हुआ, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट हुआ, और बहुत सारे जो फसादात हुए जिससे उनकी एसेट्स और प्रॉपर्टीज वगैरह छिन गई, और घेटवाइजेशन हुआ। घेटवाइजेशन की वजह से वहां पे जहां पे कंसंट्रेशन है, सचर कमेटी ने और उसके बाद कुंडू कमेटी ने इस बात को जाहिर किया कि वहां पे मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। बच्चे तो स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल जो है उसको अट्रैक्ट रिटेन नहीं कर पाता, उसके वजूहात बहुत सारी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बावजूद इतनी दुश्वारियों के जो आपने अभी रिपोर्ट दी वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि पार्टिसिपेशन जो रेट है तमाम लेवल पे, आपने हायर एजुकेशन की बात करी, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो वहां पे भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और इसकी वजह यह है कि एक तो कम्युनिटी के एफर्ट्स तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत ने जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मुहिम जो शुरू किया, सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसकी तरफ भी हुकूमत का ध्यान है। तो कहने का मतलब ये कि जहां तक देखा यह गया है कि तमाम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि वो उस लेवल तक नहीं है जितने के वादे किए जा रहे हैं। जैसा किसी भाई ने कहा कि वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मेरा सवाल ये है अंसारी साहब कि ये बात रही कि मतलब अभी तालीमी मयार क्या है, कहाँ पर
पर पहुंचा है मुसलमान, लेकिन हायर एजुकेशन को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करें तो जाहिर सी बात है कि आप फिर जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं, यानी कि उससे आप जरिया माश भी कमा सकते हैं। उस तरह से देखा जाता है और एक सर्टेन पैरामीटर जो है कम से कम वो तय करता है। ये जो रिपोर्ट आई है ऐसे वक्त में जब मुसलमान मायूस है, जब उसको लग रहा है कि हर तरफ से उसे परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसके पास कोई चीजें मौजूद नहीं है और उसे हर तरीके से मजहब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, क्या ये रिपोर्ट उसका मोरल बूस्टअप करेगी? क्या एक पॉजिटिव मैसेज देगी? क्या हम ये देखेंगे आगे आने वाले वक्त में कि ये जो फीसद है, ये जो शरह है वो और बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल ये जो फीसद है वो तो बढ़ती जा रही है। बल्कि भी ये कहूँगा, जब आप स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ों की अगर आप बात करते हैं तो 2009 और 10 में 20% जो है वो पार्टिसिपेशन रेट था, यानी कि 18 से 23 साल के जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं वो पूरे मुल्क की जो है 20% थी। उस वक्त मुसलमानों की सिर्फ अगर देखें तो 11% थी, जो कि और रिलीजियस कम्युनिटी से भी कम था। लेकिन अगर इसके साथ आज पूरे मुल्क की जो है 25% ये रेशियो हो गई है, तो उसमें ये 15% और 15% जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रेशियो है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो पार्टिसिपेशन रेट आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है और लोगों को ये इल्म हो चुका है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में बिना तालीम के कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने सर सैयद का हवाला दिया, सर सैयद ने इस बात को बहुत जोर से कहा कि आला तालीम ही आपको आला मुकाम तक पहुंचा सकती है, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो माशियत से जुड़ी हुई बातें हों। तो कहने का मतलब ये कि ये जो रुझान जो हमें दिखाई दे रहा है बड़ा ही पॉजिटिव है, बड़ा सपोर्टिव है। लेकिन अभी देखा जाए तो और कम्युनिटीज के मुकाबलतन जो ये रेशियो बहुत कम है और अभी हमें और कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन जो पार्टिसिपेशन की तसल्ली बख्श नहीं है, थोड़ा सा आपकी हौसला अफजाई ये करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है एक हिम्मत देता है। कहते हैं ना कि आपके पीठ थपथपाई जा सकती है थोड़ी सी कि आप और आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। मैं आगे बढ़ूं, आपसे सवाल लूं और आप आगे बढ़ें। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस्मान गनी साहब हैं, उनको ले लेते हैं। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मुशरा खानम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सलाम अंसारी साहब को भी पहुंचा दीजिएगा। जी जी, वो सुन रहे हैं आपको। और अंसारी साहब से ही मेरा सवाल है जी कि आज की रिपोर्ट देखने के बाद हमारा सीना बहुत फख्र से बड़ा हो चुका है, चौड़ा हो चुका है कि मुसलमानों की इतनी अच्छी तालीम आगे चल रही है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान खूब पढ़े, खूब तालीम ले, अच्छी सी बात करे और मुल्क हमारे मुल्क की खिदमत करे, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। ऐसा मुल्क दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। और मुसलमानों को अपनी सबूती रहने के लिए मुल्क की तारीफ करे, मुल्क की खिदमत करे और गाय, मस्जिद, लव जिहाद, उसको सबको पीछे छोड़ के तालीम याफ्ता हो के मुल्क को जवाब दे, हुकूमत को जवाब दे कि हम वफादार है। यही मेरा सवाल है और अब इसको जरा तफसील से बताइएगा। जी शुक्रिया उस्मान साहब। जी अंसारी साहब। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जाहिर है कि जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे और खास करके जो नौजवान हैं जो बहुत तरह की गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं या उनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि जब वो तालीम याफ्ता होंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तो उनको मुल्क के तमाम तरह के कवानीन से भी उनकी वाकफियत होगी कि अगर वो मुलाजमत की तलाश में है तो किस तरह की एजुकेशन उनको हासिल करनी चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानना चाहिए। दूसरी कि मुल्क के कवानीन क्या हैं जो उनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से वो उसमें फंस जाए और वो उनको तमाम दुश्वारियां होती चली जाए। तो कहने का मतलब ये कि ये तालीम जो है वो एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप जो भी आपके एस्पायरेशन से जो भी आपके मकासद हैं जिंदगी के, वो उससे हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए कि तालीम के जरिए ही आप दुनिया को तलाश कर सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं और आपको क्या हासिल करना है जिंदगी में, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से कुछ भी हो, उसके लिए एक आपको आला तालीम की बहुत जरूरत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इल्मियत का ये ऐसा जो दौर है कि देखा यह गया है कि तमाम वो मुल्क जो रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे हैं, तालीम में आगे हैं, या तमाम वो समाज या वो परिवार
आप देखेंगे कोई ऐसा परिवार आपको नजर नहीं आएगा जहां पे पढ़े लिखे लोग हों या उस घर में पढ़ी लिखी लड़कियां औरतें हैं और वो गरीब हो या उनके समाज में कोई इज्जत ना हो। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा एक वाहिद कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उसकी समाज में और उसकी जो इज्जत है या उसकी जो माली हैसियत है वो सिर्फ उसकी तालीम, और वो भी अगर टेक्निकल वोकेशनल तालीम है तो उससे वो डिटरमिन होती है। तो ये समझना और जानना बहुत जरूरी है और ये बात को पहुंचाना लोगों तक जरूरी है। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि ये सही है कि एक अच्छी तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए काफी अखराजात की जरूरत पड़ी है, इसलिए कि बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तालीम महंगा तो है, लेकिन अगर आप नहीं हासिल करेंगे तो ये और बहुत महंगा होगा। यानी आपको अपनी गुर्बत और अपनी परेशानियों में जाकर बिल्कुल आएगी। और ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, बड़े बड़े साइंसिस्ट हुए और टेक्नोलॉजिस्ट हुए और तमाम मेडिकल साइंसेज में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो आप नहीं कर सकते? तमाम बातें कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो रुझान जो आपने प्रेजेंट किया, स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है और आपको ये समझना होगा कि तालीम की अहमियत कितनी ज्यादा है और तालीम एक वाहिद एक ऐसी चीज है जो तमाम सवालों का आपको जवाब देती है। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीफोन नंबर से लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात कर रहे हैं तालीम के एतबार से हायर एजुकेशन में जो मुसलमानों का जो परफॉर्मेंस है लड़कियों का खास तौर पर वो काफी अच्छा रहा है और इससे एक तरह से एक उम्मीद जरूर जगी है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो नतीजे जो है वो आपके हक में जरूर आएंगे। हमारे साथ अंसारी साहब लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। अंसारी साहब, क्या आप ये देख रहे हैं कि ये तो चलिए अच्छी बात है कि इस तरह से हुआ है और इस तरह के सर्वे में ये बात सामने आई कि हायर एजुकेशन में जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यही काफी है? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी भी हम देखते हैं कि तकरीबन 42 से 43% जो है वो मुस्लिम आबादी जो है वो अभी भी इलिटरेट है। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। और हायर एजुकेशन या फिर हम बात करें अगर सिविल सर्विसेज में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इन तमाम में अभी भी बहुत परेशान कुन हैं जो जितने भी जो नतीजे हैं या फिर हम देखें जो परसेंटेज है। तो इसको लेकर अब क्या और किया जाना बाकी है, किस सिमत में काम होना बाकी है? देखिए, आपने जो प्रेजेंट किया वो एक तो रुझान की बात है, जो एक रुझान है जो एक बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में है जी। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये बिल्कुल ही नाकाफी है इसलिए कि बहुत ही कम अभी परसेंटेज है जो मुस्लिम आबादी है वो जो हायर एजुकेशन में और खास करके टेक्निकल और वोकेशनल में। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा इनरोलमेंट है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल वोकेशनल में हो, वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में होगा जिसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है अगर एम्प्लॉयमेंट के और बिजनेस के एतबार से अगर आप देखें तो जरूरत इस बात की है कि एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ होनी चाहिए और इसकी तरफ वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जरूर मुस्लिम पीछे है लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि अगर ओवरऑल हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन रेट हिंदुस्तान की 25% है तो मुस्लिम जो है 15% है, यानी वो तकरीबन 7, 8 या 10 साल कहिए मान लीजिए वो पीछे चल रहा है। एवरेज की बात मैं कह रहा हूँ, वरना तो 25 से 30% ऐसी मुस्लिम आबादी है जो 3 या 4 जनरेशन से वो हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पा चुके हैं। दूसरा कि अनदर 30-40% जो ऐसे हैं वो एस्पायरिंग क्लास है, मिडिल या लोअर मिडिल है जो इसके लिए एस्पायर कर रही है। दिक्कत यह है कि जो 40% तकरीबन जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं या कानपुर, दिल्ली और मुंबई के झुग्गियों में रहते हैं, वहां अक्सर तो वो एक बहुत ही ऐसा सेक्शन है जो काफी स्ट्रगल कर रही है और उनकी दुश्वारी है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि
आला ही तालीम हासिल करें, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी और उसका रिलेवेंस भी होना चाहिए कि जो आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि आजकल जो नॉलेज है, जो इल्म है, हर 3 से 5 साल में ये डबल हो जा रहा है। तो यानी कि मतलब ये कि अगर आपने 5 साल पहले कोई तालीम हासिल किया, अगर आज फिर दोबारा अगर उसको रिफ्रेश न करें या उसमें ज्यादा अपने आप को इजाफा न करें तो आपकी जो एजुकेशन है वो बेकार हो जाती है, वो रिडंडेंट हो जाती है। इसलिए कि अगर आप देखें मेडिकल साइंसेज में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में तो कितनी तेजी से एडवांसेस हो रही हैं, तो हमें उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक और बात मुझे आपसे पूछना चाह रही थी, क्या सूबों के लिहाज से, अलग अलग सूबों के लिहाज से क्या ये जो शरह है क्या ये मुख्तलिफ है? और दूसरा, नॉर्थ और साउथ अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान में तो आपको कितना फर्क नजर आता है? क्योंकि यही जब हम साउथ के मुकाबले अगर नॉर्थ को देखते हैं तो साउथ में जो लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ के मुकाबले मुसलमानों का काफी ज्यादा है, वह तालीमी इदारे भी काफी मयारी हैं और काफी बड़े हैं। क्या ऐसा है? देखिए, इसका पूरा जो लिंक है, उसका ताल्लुक जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट से है। जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, माशियत की तरक्की हो रही हो या एजुकेशन की हो रही है। मसलन अगर महाराष्ट्र और गुजरात इकोनॉमिक कंडीशन उनका वहाँ पे ज्यादा अच्छी है, वो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे तमाम कम्युनिटीज की एजुकेशन भी बेहतर है। इसी तरह से आंध्रा और कर्नाटका या तमिलनाडु में लें तो एजुकेशन लेवल वहाँ पे हाई है। तो जब हाई है तो वहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी का वो उसी तरह से तनासुब है और इशू है। और अगर हम बिहार में और बंगाल में जाएं तो जाहिर है कि वो चूंकि बैकवर्ड स्टेट्स हैं तो वो अपने पीछे हैं। तो जो मैं पहले आपसे इशारा कर रहा था कि जो हुकूमत ने ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, जिसका नाम अब तो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को वो मिला दिया है, समग्र अभियान की बात हो रही है। तो इसमें जब ये पूरी कोशिश हो रही है सेंटर की तरफ से और स्टेट्स की तरफ से, और वो जो फैसिलिटीज पढ़ाई जा रही है अगर उसका फायदा उठाया जाए बढ़ चढ़ करके, तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में तमाम सूबों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये तालीम का लेवल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि एक्सेस होनी चाहिए, यानी सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। इसके बाद उसी तरह से फिर क्वालिटी भी आनी चाहिए, आ जाएगी, यानी वो क्वालिटी और रेलेवेंस से आपको लग रहा है कि अभी इस दौर में जो है घिटवाइजेशन जो है मुसलमानों का पहले से भी हमने देखा है और अब शायद हो सकता है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया हो, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आसपास जो उनके तालीमी इदारे हैं वो उस मयार के नहीं है, और दूर तालीम हासिल करना यानी कि जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन में पैसा ज्यादा खर्च करना और तमाम चीजें भी, सिक्योरिटी और तमाम चीजें भी उसके साथ जुड़कर आती हैं। तो क्या ये भी एक वजह आपको लगती है? क्या ये बड़ी वजह है? ये बहुत बड़ी वजह है। हमारे कई दोस्तों ने, और उसका हमने इस्तेमाल भी किया है, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि जो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अक्सरियत है वहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ पे टीचर्स जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, वहाँ पे क्वालिटी नहीं है, टीचिंग नहीं है, और जो लोअर लेवल पे जो मिड डे मील स्कीम वगैरह चलाई जाती हैं वो बहुत ही मुनासिब नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो अक्सरियत वाले रीजन है उसके लिए सच्चर कमेटी ने और कुंडू कमेटी ने भी ये कहा कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को फैसिलिटीज दी जाती हैं उसी तरह से वहाँ पे भी उसी तरह के तैयार कर दिया जाए, और खास करके वहां पे बच्चों को जो मिड डे मील खाना जो दिया जाए वो दिया जाए जो उन बच्चों को पसंद है, जो बच्चे अपने घरों में खाते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से लोगों की फूड हैबिट भी अलग अलग हैं, तो वहां पे उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो मिड डे मील दिया जाता है वो उसी के मुनासिब से होनी चाहिए। जो वहाँ टीचर्स हैं वो बाकायदा ट्रेंड होनी चाहिए, और स्कूल की जो बुनियादी जो मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं वो भी वहाँ पे होनी चाहिए जैसे और भी इलाकों में होती हैं। बदकिस्मती से ये तो हमारे बहुत सारे जो एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस बात को एतराफ किया है कि स्कूलों की जो प्रैक्टिसेस हैं कभी कभी वो इस तरह की हैं जो मुस्लिम बच्चों को वो जाहिर सी बात है। तो वक्त की कमी है और ये टॉपिक जो है हमारा जो मौजू है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, आधे घंटे में इसको समेट पाना जाहिर सी बात है मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आज जो ये रिपोर्ट आई है और जो ये रिपोर्ट हमने सामने रखी है, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी, वो जाहिर सी बात है कि हौसला जरूर बढ़ाएगी और ये जरूर बताएगी कि अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। आगे बढ़िए, तालीम हासिल करिए और यही वाहिद सोल्यूशन है और यही तमाम सवालों का जवाब भी है। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही।